Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Agra. Today we are going to discuss about the next topic of the noun case. आज हम नाउन का जो अगला टॉपिक है केस के बारे में पढ़ेंगे। अब हिंदी में केस को क्या कहते हैं? कारक। क्या कहते हैं? कारक। यानी जो हिंदी में कारक है वो इंग्लिश में क्या है? केस है। तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। द नाउन, और नाउन का नेक्स्ट वन टॉपिक कौन सा है अपना? केस। यानी इससे पहले वाले वीडियो में हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जब स्टार्ट किया था उसमें हमने नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कॉमन हमने आइडेंटिफिकेशन किया था। अभी जो 8 पार्ट्स है उनके बारे में, और उसके बाद में हमने सबसे पहले नाउन एंड इट्स काइंड विद एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने नेक्स्ट वीडियो में फिर जेंडर पढ़े और नंबर पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वन, यानी जो नाउन का जो टॉपिक है उसमें केस को पढ़ रहे हैं। अब केस है क्या? यानी हिंदी में तो इसको कारक कहते हैं, लेकिन केस इंग्लिश में किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं, यानी कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेशन in which a noun stands to some other word is known as the case। यानी जो केस है वो क्या कर रहा है? एक नाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ में रिलेशन शो कर रहा है। किस तरीके से हम वन बाय वन इसके टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स में एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यानी फर्स्ट वन पढ़ लेते हैं। जो इसके जो टाइप्स हैं वो सबसे पहले है नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस है, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। यानी नॉमिनेटिव केस है, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वोकेटिव केस, और वोकेटिव केस के बाद में लास्ट वन रहता है उसका जेनिटिव केस या फिर पजेसिव केस। यानी 4 टाइप में इसको पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव केस को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। अब नॉमिनेटिव समझ में आया नहीं है? सब्जेक्टिव केस लिखने से डायरेक्ट अपने माइंड में एक पिक्चर शो हो जाती है। यानी जब सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, ये इसी का इनाम है नॉमिनेटिव केस का। डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि हम किसी के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ए नाउन और प्रोनाउन वो क्या करेगा? एक वर्ब का अगर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। किस तरीके से कि ए नाउन और प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स सब्जेक्ट्स ऑफ ए वर्ब। अगर एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन आया हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? सब्जेक्टिव केस है। बस इतना अच्छा ध्यान रखना है। यानी सब्जेक्टिव केस क्या है? एक वर्ब के नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है सेंटेंस, राम इज माई ब्रदर। राम इज माई ब्रदर, तो राम क्या है? नॉमिनेटिव केस है। कंपटीशन एग्जाम में इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछेगा, कोई सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट को कर देगा या पोजीशन को करेगा अंडरलाइन। टाइप ऑफ द केस, टाइप ऑफ द केस में बताएंगे कि राम को किया हुआ है तो राम क्या है? नॉमिनेटिव केस। इट मींस सब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब सेकंड वन इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव केस।
यानी नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस क्या है, ये कर्ता कारक है, और जो ऑब्जेक्टिव केस है ये क्या है, कर्म कारक। हिंदी में इसको पढ़ें तो अब वोकेटिव केस क्या है, ये एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। क्या आएगा, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे किस तरीके से, राम कॉल्ड राहुल, ये इस तरीके से आएगा। या फिर मैरी सिंग्स ए सॉन्ग, ये टू सेंटेंस लिखे हुए। अब ये ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन में राहुल क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये राम और मेरी दोनों क्या है, नॉमिनेटिव केस है। ये दोनों तो क्या है, सब्जेक्टिव बोल दें या नॉमिनेटिव केस बोल दें, इसको सब्जेक्ट है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इट मींस ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस है वो टू टाइप से आते हैं। जो सेंटेंस है उसमें टू टाइप से आएंगे, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो वो इसके बाद में हम इसको पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस में क्या रहेगा, एक तो डेटिव केस रहेगा जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और एक रहेगा इसमें एक्यूजेटिव केस जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। किस तरीके से, कि जो ऑब्जेक्टिव केस है ये क्या रहेगा, टू टाइप से आएगा सेंटेंस में। टू टाइप्स रहेंगे, ये टू टाइप्स कैसे रहेंगे, एक तो इसमें डेटिव केस है। अब डेटिव केस है वो ही क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन ये क्या है, एनिमेट। एनिमेट का मतलब है लिविंग थिंग्स रहेगा। यानी डेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का फर्स्ट वन क्या है, डेटिव केस, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। ये रहेगा मोस्टली एनिमेट थिंग्स। एनिमेट थिंग्स का मतलब क्या है, एनिमेट रहेगा, इट मींस लिविंग थिंग्स, ये रहेगा। और सेकंड वन इसका है एक्यूजेटिव केस। अब एक्यूजेटिव केस को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहता है, इनएनिमेट। इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, ये चीजें आएंगी। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टू और थ्री एग्जांपल्स लिखेंगे जिसमें हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, ही गेव मी ए बुक। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही गेव मी ए बुक। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड, यानी ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डेटिव केस है। मी क्या है, डेटिव केस। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव केस है वो टू टाइप से आएंगे। ऑब्जेक्ट है वो डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं, यही मान लेते हैं इसको डबल ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट वन क्या है, इसमें डेटिव केस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एनिमेट रहेगा यानी सजीव लिविंग थिंग्स रहेगा। और मी क्या है, डेटिव केस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और ए बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर इसको बोलेंगे एक्यूजेटिव केस। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे मान लो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वो क्या रहता है, मोस्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वन इसका पढ़ लेते हैं, वोकेटिव केस, थर्ड वन। First one nominative case, it means subjective case, and second one objective case. ऑब्जेक्टिव केस में टू टाइप रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसको, या फिर डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। और थर्ड वन है वो क्या है,
वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस है, इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव एड्रेस। ये क्या है? नॉमिनेटिव एड्रेस है, यानी एक नाउन और प्रोनाउन क्या रहेगा? फॉर्म ऑफ वोकेटिव, यानी नॉमिनेटिव एड्रेस के फॉर्म में रहेगा। अगर एड्रेस के फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? वोकेटिव केस कहेंगे। किस तरीके से कि ए नाउन और pronoun is in the form of addressing। अगर एड्रेसिंग के फॉर्म में रहेगा तो हम उसको नॉमिनेटिव एड्रेस रहेगा, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एड्रेस। इट मींस ये वोकेटिव केस रहेगा। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा था नॉमिनेटिव केस में, राम इज माय ब्रदर। राम इज माय ब्रदर। अब ये राम तो क्या है? नॉमिनेटिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। अगर हमने इस तरीके से लिख दिया इसको, राम इज माई ब्रदर, अब ये नॉमिनेटिव केस नहीं है, यानी कोमा लगा के हमने क्या कर दिया? इसको एड्रेसिंग फॉर्म में डाल दिया। एड्रेसिंग फॉर्म में है तो इसका मतलब ये क्या है? वोकेटिव केस है। इसका मतलब ये क्या है? वोकेटिव केस है। और वोकेटिव केस है वो सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस के स्टार्ट में है और सेंटेंस के एंड में भी आ सकते हैं। आर यू कमिंग माई फ्रेंड? आर यू कमिंग माई फ्रेंड? तो इस तरीके से ये माई फ्रेंड क्या है? वोकेटिव केस है। तो इस तरीके से भी ये आ सकते हैं, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में और सेंटेंस के एंड। अब किस तरीके से हम इसको वोकेटिव केस के बाद में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसका पॉजेसिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस पढ़ लेते हैं, लास्ट वन इसका। यानी इसको 4 टाइप में इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव या फिर नॉमिनेटिव एड्रेस, एंड लास्ट वन क्या है इसका? जेनेटिव केस, यानी पॉजेसिव केस। फोर्थ वन जेनेटिव केस, इट मींस इसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस। अब ये किस तरीके से आएगा, यानी सेंटेंस में किस तरीके से आएगा? ये नाउन और प्रोनाउन है, ये क्या करेगा? टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप और ओनरशिप ऑफ ए नाउन। यानी नाउन का टॉपिक है तो नाउन के रिलेशनशिप और ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने के काम में आ रहा है। लास्ट वन है वो जेनेटिव केस। और इसके क्या है? 4-5 अलग तरीके से यूज रहेंगे, अलग अलग टाइप से। जो फर्स्ट वन जो इसका यूज है, और ये वोकेटिव केस या फिर सॉरी जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस से किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा। यानी हाउ टू फॉर्म, और फिर उसके बाद में रहेगा इसका हाउ टू यूज। फर्स्ट वन इसका क्या रहेगा? हाउ टू फॉर्म जेनेटिव केस, यानी जेनेटिव केस है वो किस तरीके से फॉर्म होगा। और सेकंड वन इसका वो है हाउ टू यूज, यानी इसको यूज किस तरीके से करेंगे। तो इसके फिर 4 और 5 जो यूज है उसको पढ़ेंगे। अब हाउ टू फॉर्म जेनेटिव केस, जेनेटिव केस एक तो बनेगा एपोस्ट्रोफी से। किससे बनेगा? एपोस्ट्रोफी, यानी केवल हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी लगा के जेनेटिव केस या फिर पॉजेसिव केस बनाएंगे, या फिर हम एपोस्ट्रोफी के साथ में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। या तो केवल क्या लगेगा? ओनली एपोस्ट्रोफी, या फिर एपोस्ट्रोफी के साथ में एस लगेगा।
और हाउ टू यूज कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट वन यूज इसका है, अगर अपने पास क्या है, सिंगुलर नाउन, अपने पास क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको जेनिटिव कैसे बनाए। जैसे बॉयज हॉस्टल, इस तरीके से, या फिर राहुल्स बुक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। और एक इसमें इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो ये है कि हम इसको, ये तो है एनिमेट थिंग्स के लिए, यानी ये किसके लिए है, सिंगुलर वन वाली, वो है एनिमेट के लिए। एनिमेट का मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स के लिए। अब लिविंग थिंग्स के लिए तो क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम इसको जेनिटिव के रूप में यूज करें। लेकिन जब मान लेते हैं कि नॉन लिविंग आ जाए तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे इसको यूज। जैसे नॉन लिविंग में क्या रहेगा, अब नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए तो हम इसको, जैसे लिखा हुआ है बुक्स कवर, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बुक्स कवर, द टेबल्स लेग्स लिखा हुआ, तो ये क्या है, दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। तो इसको ऑफ लगा के यूज करते हैं, इसको क्या लगाएंगे, ऑफ लगा के इनको यूज करेंगे। जैसे बुक्स कवर लिखा हुआ तो क्या आ जाएगा, द कवर ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द बुक, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अगर हम इसको एपोस्ट्रोफी एस लगा के यूज करें तो यानी ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग के, ऑफ लगेगा इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, द लेग्स ऑफ द टेबल, इस तरीके से हम इसको यूज करें। अब जो सेकंड जो इसका यूज है वो पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट वन था लिविंग और नॉन लिविंग का, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अब सेकंड वन हम देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हमने एस का यूज किया, और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके हमने वाउल चेंज करके भी हमने उसको प्लूरल बनाया है। वो हमने इससे पहले वाले जो टॉपिक नंबर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी। यानी अब सेकंड जो इसका यूज है वो क्या है, प्लूरल नाउन के लिए। किसके लिए, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, किससे, एंड किससे होंगे, एस से एंड होंगे। तो जब हम जेनिटिव के रूप में यूज करेंगे तो केवल एपोस्ट्रोफी का ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। प्लूरल नाउन एंड किससे हो रहे हैं, एस से हो रहे हैं, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे। और कुछ प्लूरल नाउन ऐसे हैं जो विदाउट एस, यानी एंड किससे होंगे, विदाउट एस से क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे, इसके लिए जेनिटिव केस। किस तरीके से, जैसे यहां लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ इस तरीके से चिल्ड्रन स्कूल, और एक ये लिखा हुआ है बॉयज स्कूल, और एक ये लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल, और एक लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल, ये वर्ड लिखे हुए। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे ये फर्स्ट वन है, ये चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है। अब चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, विदाउट एस के क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यानी प्लूरल है लेकिन एंड किससे हो रहा है, विदाउट एस, बिना एस के चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन अकेला ही क्या है, जैसे ये चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या बन गया, चिल्ड्रन। अब विदाउट एस ही प्लूरल बना हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेनिटिव केस में इसके लिए एपोस्ट्रोफी और एस लगाना पड़ेगा। यानी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस वो बिल्कुल राइट है। सेकंड वन में ये कह रहा है प्लूरल नाउन एंड हो रहे हैं किससे, एस से। अब बॉय तो सिंगुलर होता है और बॉयज क्या है, प्लूरल है। अब ये एस से क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं प्लूरल के लिए। तो हम जब इसको जेनिटिव केस में यूज करेंगे तो केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे,
और एस ये नहीं लगेगा, इट मीन्स ये क्या है, रॉन्ग है। तो ये किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से आएगा, बॉयज एपोस्ट्रोफी और आगे लिखा हुआ है स्कूल। तो इस तरीके से इसको यूज करें, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वन में लिखा हुआ है जैसे गर्ल्स हॉस्टल, सेम इसी तरीके से ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, एस से एंड हो रहा है, प्लूरल नाउन है, तो फिर एपोस्ट्रोफी और एस यूज नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी ही यूज करेंगे, गर्ल्स हॉस्टल, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। यानी ये वाला क्या है, गलत है, और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट है। अब नेक्स्ट वन जैसे सेम लिखा हो तो ये क्या है, बिल्कुल सही, जैसे आगे लिखा हुआ इसी तरीके से ये गर्ल्स एस से हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी लगा के इसमें हॉस्टल लिखा हुआ। अब इसका नेक्स्ट थर्ड वन यूज पढ़ लेते हैं। थर्ड वन में क्या रहेगा, अपने पास हो सकता है टाइम स्पेस और वेट, ये चीजें मिल जाएं तो हम किस तरीके से इनको एंड करें। थर्ड वन में क्या लिखा हुआ है कि क्या हो, सेंटेंस में दिया हुआ टाइम है या स्पेस या डिस्टेंस भी हो सकती है और वेट। तो जेनेटिव केस में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। जेनेटिव केस में क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है ए डेज मार्च, ये लिखा हुआ है, या फिर 3 days लिव। तो इस तरीके से क्या है, हम टाइम स्पेस और वेट के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यानी दोनों सेंटेंस है वो राइट है। जैसे लिखा हुआ है ए टॉन्स वेट, तो ये भी क्या है, राइट है। बस इतना ध्यान रखना है, टाइम स्पेस और वेट के लिए जेएनटीयू में यूज करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर यूज करेंगे। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट यूज पढ़ लेते हैं। 5 नंबर में किस तरीके से रहेगा कि अपने पास क्या दिया हुआ है, कंपाउंड नाउन दिया हुआ है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं जब हम नंबर का टॉपिक पढ़ रहे थे। कंपाउंड नाउन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और वो कहां लगाएंगे, लास्ट एलिमेंट पे लगाएंगे। लास्ट एलिमेंट पर क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस, यानी जेनिटिव को यूज करेंगे लास्ट एलिमेंट पर। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है, लास्ट एलिमेंट पर जेनिटिव केस को यूज करेंगे। एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ हाउस, तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, और दूसरा ये लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉज हाउस, ये लिखा हुआ है। तो हमने ये पढ़ा है कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है तो हमें जेनिटिव के लिए क्या करना है, जब हम जेनिटिव यूज कर रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट पर करेंगे। लास्ट का मतलब ये वाला सही है, लास्ट एलिमेंट क्या है, ला लिखा उसमें, इट मींस फर्स्ट वन रॉन्ग है क्योंकि इसने फर्स्ट पे यूज किया हुआ है, और जो ये वाला है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करें। अब 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जैसे 6 नंबर जो इसका जो यूज पढ़ लेते हैं वो क्या है। अब ओनरशिप के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी ये ओनरशिप को तो शो कर रहा है, लेकिन ओनरशिप 2 टाइप से शो होगी। ओनरशिप है वो कितने तरीके से, 2 टाइप से होगी। अगर ओनरशिप क्या है, कंबाइन है, यानी ओनरशिप कंबाइन है, तब तो हम क्या करेंगे, जेनिटिव को यूज करेंगे, जेनिटिव केस को किस पे, लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट पे यूज करेंगे। अगर मान लो ओनरशिप क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है, ओनरशिप अलग अलग है, सेपरेट है, तो हम जेनिटिव को यूज कहां करेंगे, जेनिटिव को यूज करेंगे बोथ एलिमेंट्स, बोथ पर करेंगे और एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे दोनों के लिए। क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यानी दोनों के लिए हम इसको यूज में लेंगे। किस तरीके से, एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है जॉन एंड
मैरी चाइल्ड, जॉन एंड मैरी चाइल्ड। और नेक्स्ट वन ऐसे लिखा हुआ है जॉन एंड मैरी चिल्ड्रन। अब यहां से आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या है, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इसका मतलब सिंगुलर है वो तो क्या है, कंबाइन। लास्ट एलिमेंट पर हम क्या कर देंगे, इसको जेनिटिव को यूज कर देंगे, तो यहां इसको जेनिटिव को यूज करें। और जैसे ये प्लूरल है, इसका मतलब ये क्या है, सेपरेट है, तो बोथ एलिमेंट्स पर हम इसको यूज कर रहे हैं, यानी बोथ एलिमेंट्स, बोथ का मतलब जॉन पर भी यूज करेंगे और मेरी पर भी इसको यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे। यानी समझ में, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसके बाद में अच्छे से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे ऊपर वाला इसको इरेज करके, राहुल एंड प्रियाज नोवन। और सेकेंड वन इसका है राहुल एंड प्रियाज नोवन, नोवेल्स। अब यहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब लास्ट एलिमेंट पर हम इसको क्या कर रहे हैं, जेनिटिव को यूज करें। अगर ये प्लूरल दिया हुआ है, इसका मतलब ये सेपरेट है, इसका मतलब ओनरशिप कैसी है, सेपरेट है, इसका मतलब दोनों पर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं जेनिटिव को। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका यूज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर यूज में क्या रहेगा कि कुछ फिक्स फ्रेज है जिन पर जब हम एलिमेंट्स यूज करते हैं, जो फिक्स फ्रेज है, जो एलिमेंट यूज करेंगे, इट मीन जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम जेनिटिव कैसे यूज करेंगे। जैसे 7 नंबर में क्या रहेगा, फिक्स फ्रेजेज रहेंगे जिनके ऊपर हमें यूज करना है। जैसे लिखा हुआ है एट हिज विट्स एंड, ये लिखा हुआ है। या फिर लिखा हुआ है एट योर फिंगर्स, सॉरी, फिंगर्स एंड, ये लिखा हुआ है। या फिर एट हिज हार्ट्स कंटेंट, या फिर ए बॉट्स क्रीम। इस तरीके से क्या है, कुछ फिक्स फ्रेजेज हैं जिनके ऊपर हम यूज करें। यहां पर तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसमें यूज करें, और यहाँ एस लगा हुआ है, इट मींस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा के इनको यूज करें। ये तो अपना टॉपिक था नाउन में लास्ट वन, केस का। आई होप कि केस का टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अदर टॉपिक्स हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उनको भी पढ़ने का काम करेंगे।